नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जिसमें आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस पार्टी ने कसी कमर और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत शत्रुघ्न सिन्हा होंगे कांग्रेस से स्टार प्रचारक। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा की सरकार ने महिला मुखिया को किया था सम्मानित, अब उसी महिला मुखिया को आरजेडी ने दिया विधायकी का टिकट। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 1950 टोल फ्री नंबर पर डायल कर लें मतदान केंद्र की जानकारी। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की जीत होगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपसे भी सवाल, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? ऑप्शन ए तेजस्वी यादव, बी चिराग पासवान, सी नीतीश कुमार और डी कोई और। अपना उत्तर कमेंट में जरूर करें और कमेंट करके अपनी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करें। शुरू करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए राहुल, प्रियंका, शत्रुघ्न सिन्हा होंगे कांग्रेस से स्टार प्रचारक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी बिहार चुनाव में प्रचार के लिए आएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी महागठबंधन उम्मीदवार का प्रचार करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग को बिहार चुनाव के स्टार प्रचारकों की जो सूची भेजी है, उनमें इन प्रमुख नेताओं का भी नाम है। पार्टी की ओर से बिहार चुनाव के लिए 30 वरिष्ठ नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। सूची में सोनिया गांधी के बाद मनमोहन सिंह का नाम है। राहुल गांधी स्टार प्रचारकों की सूची में तीसरे नंबर और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम छठे नंबर पर है। कांग्रेस की सूची के अनुसार चौथे नंबर पर मीरा कुमार और पांचवें नंबर पर गुलाम नबी आजाद है। इसके अलावा जिन नेताओं को पार्टी ने स्टार प्रचारक की सूची में डाला है, उनमें शक्ति सिंह गोहिल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, भूपेश भगत, तारिक अनवर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, शकील अहमद, शत्रुघ्न सिन्हा, निखिल कुमार, सचिन पायलट, प्रमोद तिवारी, अखिलेश प्रसाद सिंह, मोहम्मद जावेद, राज बब्बर, कीर्ति आजाद, संजय निरुपम, उदित राज, इमरान प्रतापगढ़ी, प्रेमचंद मिश्रा, अनिल शर्मा, अजय कपूर और वीरेंद्र सिंह राठौर शामिल हैं। पार्टी का बिहार संगठन जल्द ही पहले चरण के चुनाव के लिए इन नेताओं का कार्यक्रम तय करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, बीजेपी की सरकार ने इस महिला मुखिया को किया था सम्मानित, अब आरजेडी ने दिया विधायकी का टिकट। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे का दौरा जारी है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल ने एक लोकप्रिय महिला मुखिया को विधायकी का टिकट दिया है। इस मुखिया को कुछ साल पहले ही केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायती राज में उनके सराहनीय कार्य को लेकर सम्मानित किया था। इस मुखिया का नाम है रितु जायसवाल। सीतामढ़ी जिले में सोनबरसा ब्लॉक के सुदूर राज सिंह वाहिनी पंचायत की वह मुखिया है। राजद ने उन्हें परिहार विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। दिल्ली के एक रिपब्लिक स्कूल की नौकरी छोड़ने और अपने आईएएस पति के साथ आरामदायक जीवन को त्याग कर रितु जायसवाल ने पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया था। इसके कुछ ही साल बाद उन्हें अपने काम के लिए देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया। पिछले साल रितु जायसवाल सरपंच और पंचायत सचिवों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चयनित बिहार के ग्राम प्रधानों में से एक थी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रितु जायसवाल प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया था। देश के 2.5 लाख पंचायत में 240 लोगों को विभिन्न मानदंडों के आधार पर यह राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इसके अलावा आईआईटी मुंबई में आयोजित एसएससी टॉक्स में रितु जायसवाल ने बिहार का प्रतिनिधित्व किया था। साथ ही ग्राम पंचायत विकास योजना को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा चयनित 9 पैनलिस्ट में से रितु जायसवाल भी एक थी। रितु जायसवाल ने पंचायत में अपने काम से प्रसिद्धि हासिल की है। वे एक ऐसे राज्य में आती हैं जहां पर महिलाएं अपने पति के प्रॉक्सी के तौर पर राजनीति में आती हैं। रितु के पति एक आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने 2018 में वीआरएस ले लिया था। उस समय वे मुख्य सतर्कता आयोग में आयुक्त के तौर पर तैनात थीं। अब वे अपनी पत्नी रितु की सहायता कर रहे हैं और उनके समर्पण को देखकर काफी खुश हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 1950 टोल फ्री नंबर पर डायल कर ले मतदान केंद्र की जानकारी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा या पटना स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए यदि आप मतदान केंद्र के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर डायल कर ले सकते हैं। इसके अलावा सीईओ बिहार की वेबसाइट को लॉगिन कर जानकारी ले सकते हैं। पटना स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 22 अक्टूबर को मतदान होना है। मतदाताओं को मतदान केंद्र की जानकारी देने के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है।
है, जहां 6 टेलीफोन 24 घंटे काम कर रहे हैं। टेलीफोन ऑपरेटर आपसे आपका नाम, पता और विधानसभा की जानकारी लेते हैं। यदि मतदाता पहचान पत्र का एपिक नंबर यदि बता देते हैं तो टेलीफोन ऑपरेटर उसे तुरंत जानकारी दे देंगे। यदि आपने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है तो ऐसे में ऑपरेटर आपकी मोबाइल नंबर की जानकारी लेकर आपके मतदान केंद्र के बारे में बता देंगे। यही सुविधा बिहार विधानसभा के मतदाताओं के लिए भी की गई है। इसके अलावा सीईओ बिहार की वेबसाइट पर जाकर बाईं तरफ कॉलम में टीसीडीसी यानी स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए बने कॉलम को लॉगिन करें। उसके बाद अपना नाम एवं अपने संबंधी का नाम अंकित करें। इससे पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रत्याशी भी दे रहे हैं जानकारी। पटना स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी मतदाताओं को फोन कर उनके मतदान केंद्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कुछ प्रत्याशी तो मतदाताओं के मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से उनके मतदान केंद्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पटना में है 113 मतदान केंद्र। पटना शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पटना जिले में 113 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें पटना शहरी क्षेत्र में कुल 88 मतदान केंद्र हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 62 तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 26 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020, कांग्रेस का दावा, सर्वे ने उड़ाई बीजेपी की नींद। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे मध्य प्रदेश उपचुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे सियासी पारा भी गर्म होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी इसका फैसला तो 10 नवंबर को होगा, लेकिन इसके पहले दोनों ही दलों बीजेपी कांग्रेस द्वारा जीत का बड़ा दावा किया जा रहा है। हालांकि चुनौती दोनों दलों के लिए है। बीजेपी को जहां सरकार बचाने की कवायद में लगी है वहीं कांग्रेस कमबैक की तैयारी में जुटी हुई है। इसी बीच एक बार फिर सोशल मीडिया पर तेजी से एक्टिव मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का दावा है कि वे सर्वे में 28 की 28 सीटें जीत रहे हैं और पीसीसी चीफ कमलनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है कि ताज़ा सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। एक भी सीट पर जीत की संभावना नहीं है। सर्वे के अनुसार कांग्रेस 28, बीजेपी 0, अन्य 0, लोकतंत्र जीत रहा है, नोटतंत्र हार रहा है। वहीं उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि ताज़ा सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। बीते दिनों पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने ट्वीट कर लिखा था कि आखिर वह दिन आ ही गया। लोकतंत्र के गद्दारों से, किसानों के हत्यारों से 3 नवंबर को बदला लेना है। 10 नवंबर को पुनः लोकप्रिय और जनहितैषी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने लिखा था कि मध्य प्रदेश में जनहितैषी कमलनाथ सरकार के साथ प्रदेश की जनता दीपावली मनाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नॉन बुलेट प्रूफ ट्रक में जवान, पीएम के लिए करोड़ों का प्लेन, क्या यह न्याय है? राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी वीवीआईपी हस्तियों के आने जाने के लिए विमान खरीदने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को लगातार निशाना बना रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्रक में यात्रा कर रहे सेना के जवानों का एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने के लिए भेजा जा रहा है और प्रधानमंत्री के लिए 8,400 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा गया है। राहुल गांधी ने शनिवार सुबह ट्वीट किया, हमारे जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने भेजा जा रहा है और पीएम के लिए 8,400 करोड़ के हवाई जहाज, क्या यह न्याय है? कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन में शामिल होने पंजाब पहुंचे राहुल गांधी से जब पूछा गया कि वह जिस ट्रैक्टर पर बैठे थे उसमें तो सोफे लगे थे। इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने 8,000 करोड़ के 2 प्लेन खरीद लिए, उसमें तो पूरा पलंग है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके दोस्त ट्रंप के पास भी ऐसा ही है। इसके बाद वीवीआईपी विमान खरीदने के राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि इन विमानों को लाने की प्रक्रिया लगभग 10 साल पहले यूपीए के शासनकाल में शुरू हुई थी। एनडीए सरकार ने इस डील को तार्किक परिणति तक पहुंचाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत चुनाव फरवरी में कराने की तैयारी, राजनीतिक दल भी लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, यूपी में पंचायत चुनाव फरवरी में करवाए जा सकते हैं। सरकार के स्तर पर फरवरी और मई की कुछ तारीखों पर मंथन किया जा रहा है। इसमें ज्यादातर लोगों का सुझाव है कि मई में गर्मी ज्यादा पड़ेगी, इस वजह से चुनाव फरवरी में बोर्ड परीक्षा से पहले करवा लिए जाएं। पहले चुनाव दिसंबर में होने थे, वहीं इस बार खुलकर राजनीतिक दल भी हिस्सा ले सकेंगे। इससे चुनाव दिलचस्प होने के आसार हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार वोटर पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है, जिससे 29 दिसंबर तक फाइनल करने की तैयारी है। इसके बाद पंचायतों के आरक्षण का काम होगा। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऑनलाइन बन सकेंगे वोटर। आयोग ने पहली बार ऑनलाइन वोटर बनाने का भी विकल्प दिया है। इसके लिए आयोग की वेबसाइट sec.up.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इन सूची को जिलों में बीएसओ सत्यापित करेंगे और सूचनाएं सही पाए जाने पर वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए करीब 80,000 मतदान स्थलों के 2 लाख मतदान केंद्रों पर 1 लाख बीएलओ की ड्यूटी लगाई जाएगी। आयोग ने पहली बार बीएलओ के लिए
BLO ऐप विकसित किया है, जिसके जरिए वे सभी सूचनाएं फीड कर सकेंगे। राजनीतिक दल भी लेंगे हिस्सा। अभी तक राजनीतिक दल पंचायत चुनाव में पर्दे के पीछे से ही समर्थन करते थे, लेकिन इस बार दल खुलकर हिस्सा लेने की योजना बना रहे हैं। इस वजह से चुनाव दिलचस्प होने की उम्मीद है। बीजेपी ने तो बाकायदा हर जिले में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पंचायत स्तर पर भी बैठकें शुरू कर दी गई हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, विवादास्पद एक्ट को असंवैधानिक बताया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक विवादास्पद एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादास्पद रोशनी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 25,000 करोड़ रुपए की भूमि आवंटन योजना की जांच CBI को ट्रांसफर किया जाए। CBI करेगी जांच। जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस राजेश बिंदल की अध्यक्षता में गठित डिवीजन बेंच ने मामले की जांच CBI को देने का निर्देश जारी किया। क्या है रोशनी एक्ट? गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में 20 लाख कनाल सरकारी भूमि पर नेताओं, पुलिस अधिकारियों, नौकरशाहों, राजस्व अधिकारियों के अवैध कब्जे को जायज बनाने के लिए रोशनी एक्ट बनाया गया, जिसमें करोड़ों रुपए की जमीन बहुत कम दामों पर दे दी गई। कब हुआ अधिनियमित? नवंबर 2001 में विधानमंडल ने इसे अधिनियमित किया और मार्च 2002 में इसे लागू किया गया था, पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में सिख युवक से बदसलूकी पर CM अमरिंदर सिंह ने जताई नाराजगी, ममता बनर्जी से की कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गुरुवार को बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया था। इसकी तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस बीच एक सिख शख्स का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी से झड़प के दौरान सिख शख्स की पगड़ी नीचे गिर जाती है। बीजेपी का आरोप है कि हावड़ा मैदान इलाके में कोलकाता पुलिस ने बठिंडा के रहने वाले 43 वर्षीय सिख शख्स बलविंदर सिंह की पगड़ी खींचकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। कई नेताओं व अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों ने इसकी निंदा की है। पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस घटना पर नाराजगी जाहिर की है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रविंद्र ठुकराल ने बताया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोलकाता पुलिस के उस कृत्य पर दुख जाहिर किया है, जिसमें गिरफ्तारी के दौरान सिख युवक की पगड़ी गिरा दी जाती है। मुख्यमंत्री सिंह ने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी से सिखों की भावनाओं को आहत करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, प्रवासियों और नौकरी संकट पर केंद्रित हो सकता है कांग्रेस का घोषणा पत्र। जी हां दोस्तों, कांग्रेस बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र में लॉकडाउन जैसे संकट से बचने के लिए हर राज्य में एक कंट्रोल रूम और सुविधा केंद्र बनाने का वादा कर सकती है। इसके साथ ही 18 महीनों में सभी सरकारी रिक्तियों को भरने और न्यूनतम समर्थन मूल्य के कड़ाई से लागू करने जैसे मुद्दों के शामिल किए जाने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से परिचित लोगों ने यह जानकारी दी है। पार्टी के घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष आनंद महादेव ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र वह दस्तावेज है जिसमें यह बताया जाता है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो अगले 5 वर्षों के लिए पार्टी के वादे, कार्यक्रम और नीतियां क्या होंगी। इस दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इसे जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने बिहार के प्रवासी श्रमिकों के लिए देश के हर राज्य में नियंत्रण कक्ष, सह सुविधा केंद्र का वादा किया है ताकि उन्हें संकट में मदद मिल सके। हमने देखा कि बिहार से 35 लाख प्रवासी श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य बिना किसी सरकारी मदद के लॉकडाउन की अवधि के दौरान राज्य भर में अपने घरों तक पहुंचने के लिए नंगे पैर चले। घोषणा पत्र का शीर्षक परिवर्तन पत्र रखा गया है। इसमें समान काम के लिए समान वेतन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कानून व्यवस्था में सुधार, उद्योग को पटरी पर लाने और किसानों को फसलों के उचित मूल्य प्रदान करने के बारे में भी बात की जाएगी। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के छोटे भाई की भूमिका निभाने के बावजूद कांग्रेस अपने खुद के घोषणा पत्र के साथ आ रही है। अगले 5 वर्षों के लिए अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और उद्देश्यों को रेखांकित करने के लिए इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यदि महागठबंधन सत्ता में आती है तो गठबंधन सरकार को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक समन्वय समिति भी होगी। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।